जी। 16 लगाई ताकि शादी हो गई, तो फिर सब कुछ छूट गया। फिर बाद में मैंने प्राइवेट पढ़ा और जैसे जैसे बहनें हुई, लड़कियां पैदा हुई, तो उनको अच्छा नहीं माना जाता था और लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। मेरे भीतर बचपन से वो चिंगारी बैठ गई। मुझे लगता है जितनी आलोचना होगी उतना अच्छा होगा। बाहर जाओ कहीं पर ऐसे सभा गोष्ठियों में, कहीं कवि सम्मेलन में, तो लोग देते थे रात में क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। जैसे बेरोजगारी है, आर्थिक गरीबी है, और जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, लेखन तो वो है ना असल में। और जब मैं पढ़ता गया तो मेरा एकदम से मेरा विचार बदल गया, सुसाइड का विचार बदल गया कि इतनी अच्छी ज़िंदगी है। लड़के ने बैरंग लिफाफा भेजा था कि मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं है टिकट के लिए। जहां मन का ज्वार और संवेदनाएं शब्द बन जाएं, वहीं से साहित्य की असली शुरुआत होती है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही लेखिका हैं जिनके मन की कसक जब कागज पर उतरी तो वो समाज की हर महिला के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने हिंदी साहित्य को अपने लेखन से समृद्ध किया, साथ ही स्त्री विमर्श और पहाड़ी जीवन के यथार्थ और संवेदनाओं को समाज के सामने रखा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ लेखिका और कथाकार कुसुम भट्ट जी। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया अलका जी, आपने मुझे बुलाया और मुझे भी खूब अच्छा लग रहा है। आज मौसम भी अच्छा है। मैम, आपकी साहित्यिक यात्रा की हम बात करेंगे आज, और करीब 35 सालों से आप लिख रही हैं साहित्य के क्षेत्र में, आज आपका एक नाम है। तो आपकी साहित्यिक यात्रा शुरू कैसे हुई, कैसे आपने अपना लेखन शुरू किया? मेरी साहित्यिक यात्रा बहुत देर से शुरू हुई। ये लगा लीजिए जब मैं मतलब बहुत 35-36 साल की थी तब, उससे भी देर से हुई शायद। तो ये सरल नहीं था, साहित्य रचना सरल नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस मन में विद्रोह था, मन में जैसे विद्रोह था कि कुछ चीज़ें थी, कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें थी जो हम देखते हैं कि अवांछित चीज़ें शुरू से, जैसे अपने घर से ही है कि लड़कियों और लड़कों में बहुत फ़र्क माना जाता था। जैसे मेरी माँ है, मेरी दादी, दादाजी, घरवाले, ये सब, जैसे मेरे छोटा भाई था, हम 4 बहनें थी, तो उसको ज़्यादा प्यार किया जाता था। और जैसे जैसे बहनें हुई, लड़कियां पैदा हुई, तो उनको अच्छा नहीं माना जाता था और लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। मेरे भीतर बचपन से वो चिंगारी बैठ गई कि ऐसा क्यों, ये लड़का है इसलिए हम लड़के हैं, तो हम भी इंसान हैं, हम भी तो आपके बच्चे हैं, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव, तो वो शायद बचपन से ही बैठ गया, वो पता नहीं चला। और हमारा जो गांव था बहुत बैकवर्ड गांव है, जहाँ बिजली भी नहीं थी, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, कोई स्कूल नहीं थे जी। कहीं भी स्कूल नहीं थे, कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर दूर तक भी स्कूल नहीं थे। बस जब मैं 4 साल की थी तो उससे 1 साल पहले स्कूल खुला था हमारे गांव में जी। वो भी श्रमदान से खुला था, जो सब गांव वालों ने ही उसको अपनी मेहनत से बनाया था। जी। तो जब मैं 4 साल की थी तो मुझे वहाँ एडमिट किया स्कूल में, जो मेरा उम्र बढ़ा के मुझे मेरा दाखिला, उस पर मैंने एक कहानी भी लिखी है, दाखिला हुआ। मेरी दादी मुझे गोद में ले जाती थी। तो 5वीं तक था वो स्कूल, और 5वीं के बाद तो फिर मैं बहुत दूर स्कूल जाने लगी, जो कम से कम 4-5 किलोमीटर होगा हमारे गांव से। मुँह अंधेरे निकल जाते थे सुबह जी। और कच्चा पका खाना खा के, वैसे चूल्हे में आधा पक रहा खाना कच्चा कच्चा ऐसे ही खाया, 1-2 ग्रास ऐसे उतरा और भागे स्कूल। बहुत दूर, छोटी सी बच्ची मैं 11 साल की, 10-11 साल की मैं 6वीं में जब गई थी, तो बहुत मुश्किल था। वहाँ पर सांप रहते थे, कभी कभी बाघ, भालू, और रास्ते में कई बार मुझे सांप दिखाई दिए, मोटे मोटे सांप। रास्ते में रास्ता पार किया तो बहुत डर भी लगता था, पर पढ़ने की एक इच्छा थी कि दूर जाना। और मेरे क्लास में जो जितने गांव थे उसमें हम कुल 6 लड़कियां थी, बाकी सारे लड़के थे। तो मैं अपने गांव से जाती थी, कोई लड़की स्कूल नहीं गई मेरे गांव से जो बड़ी क्लास में जी। जब मैं थी। और उसके बाद तो शादी हो गई 15-16 साल में, 15 साल में शादी हो गई जी। 16 लगाई ताकि शादी हो गई, तो फिर सब कुछ छूट गया। फिर बाद में मैंने प्राइवेट पढ़ा। शादी के बाद आपने पढ़ाई कंटिन्यू रखी है? शादी के बाद प्राइवेट पढ़ा। जी। तो लेखन उस समय भी नहीं था, लेखन तो बहुत बाद में, जब बच्चे भी मेरे थोड़ा बड़े बड़े हो गए, और तब पता नहीं कैसे सरस्वती माँ की कृपा जो भी होगा,
तो अचानक एक कविता जैसे फूटती थी, पहले तो नहीं होता था। जी। तो जब मैं पढ़ती रहती थी धर्मयुग और ऐसे पत्रिकाएं कुछ आती थी हमारे घर में। पढ़ने का शौक पहले से था हाँ, आपको? पत्रिकाएं पढ़ने का शौक था, उपन्यास है सारी जो भी चीज़ें होगी पढ़ते रहते थे। तो फिर लिखने का सोचा भी नहीं था, लिखना बहुत मुश्किल लगता था। तो जैसे लेखकों को देखते थे तो उसमें मुझे तो वो देवदूत लगते थे जी, कि कितने अच्छे, ये मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा लिख पाऊंगी या इस तरह से मेरी फोटो छपेगी या मेरा नाम आएगा या ऐसा कुछ होगा। तो पता नहीं कैसे हुआ अचानक ही, तो ऐसे कविताएं लिखने लगी छोटी छोटी। फिर ये छपने लगी जागरण में, अमर उजाला में, ऐसे समकालीन भारतीय साहित्य जो भी पत्रिकाएं हैं, मेरी जी। कविताएं उस समय छपती थी, सब में छपी कविताएं। तो कविताएं जो आपने लिखी सबसे पहले बताया, हम्म। तो कुछ कविता की 2 लाइनें अगर आप हमें सुना दें जो आपने लिखी हो उस वक्त। ये कविता है स्त्री विमर्श की है, बचा लो उसकी आंख का पानी। जी। इतिहास के पन्नों से निकल कर आ रही हैं, ये आंखों से इनकी गिर रहा है लगातार सूखा नमक। इतिहास के पन्नों से निकल कर आ रही हैं, आंखों से इनकी गिर रहा है लगातार सूखा नमक। पानी का नहीं था कहीं भी नामो निशान, कि बूंद भर से गीला होता मेरा भी गला। तेजाब से भर गई हमारे पाँवों की ज़मीन, कल जो मिली थी आंखों से उसकी रक्त की गिरी थी एक बूंद। उसने कहा था अब इतना ही बचा है शेष, उससे पहले जो मिली थी उसकी आंखें नदी थी प्रदूषित। हे राम, लगा रही थी गुहार, इस नदी में अभी भी शेष है जीवन चिन्ह। एक नन्ही मछली उछलती कूदती भर रही है किलकारी। उन आँखों से जल की एक बूंद लेकर खड़ी रही मैं पृथ्वी की धुरी पर। जाने कब से कब तक चीखती रही लगातार, बचा सको तो बचा लो उसकी आँख का पानी, वरना सूखे नमक और रक्त से सींचोगे अपनी पृथ्वी की पपड़ी। किसी ने न सुनी मेरी पुकार, और अब एक एक कर आ रही है वे, और गिरता जा रहा है उनकी आंखों से सूखा नमक। हैरान हूँ कि कोई नहीं देख रहा उन आंखों से गिरता सूखा नमक। बहुत खूब। ये आजकल पत्रिका में छपी है और स्त्री विमर्श की कविता है। आपने बताया कि कविताएं आपने जब लिखनी शुरू करी, आज आपका नाम कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, आपकी कहानियां बहुत फेमस हुई हैं, तो कहानियों की तरफ आपका झुकाव कैसे आया? कहानियों की तरफ इस तरह आया कि कविता में जब कम लगा लिखना, जब ज़्यादा हुआ लिखने की इच्छा कि ज़्यादा लिखना है, कविता में वो बात नहीं बन पा रही है, तो कहानियों की तरफ कि बहुत सारी चीज़ें थी मन में, इतना घुमड़ता था, इतना जैसे तेजाब भरता एक अंदर के, ये लिखना है वो लिखना है, ये खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो विद्रोह भरा। मतलब जो हमारा समाज है और समाज में जो प्रचलित जो भी जितनी भी सीमाएं समाज ने कर रखी हैं एक स्त्री के लिए, उसके प्रति विद्रोह था मन में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी। तो जब कविता तो छोटी होती है, तो कविता में उतना या तो ये भी सोच सकते उतना सदा नहीं जाता। जी। तो ज़्यादा लिखना है तो कहानी में, क्योंकि कविता में वो बात नहीं आ पाती जो कहानियों में आती है। तो कहानी मेहनत भी मांगती है और ज़्यादा लिखना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी हैं, जैसे कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं अभी। मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ लिखा, जो मैं लिखना चाहती हूँ वो तो अभी अंदर ही है। तो मैं हैरान होती हूँ कितना लिखने के बाद भी मुझे नहीं लगता मैंने कुछ लिखा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि मैं सोचती हूँ कि ये सारी निकल जाए एक करके। बहुत विद्रोह है, मतलब समाज को बदलने की एक इच्छा चाह। वैसे साहित्य समाज को नहीं बदलता, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ता है। प्रेमचंद ने तो कहा है कि साहित्य समाज के आगे चलने वाला एक आईना है, वो तो है, लेकिन कितना बदलता है समाज, ये तो साहित्य पर भी थोड़ा निर्भर करता है। पर उस तरह से कि एकदम से बदल देगा जो साहित्य एकदम से बदल देगा समाज को, ये तो मुमकिन नहीं है। तो कहानियाँ जब आपकी छपी तो कई दफ़ा हम देखते हैं आलोचनाएं भी मिलती हैं, कई जगह सम्मान भी मिलता है, प्रशंसा भी होती है। आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा? कभी आलोचना हुई हो? कैसे? हाँ, आलोचना तो अच्छी चीज़ है, आलोचना मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आलोचना से हम अपने को ठीक कर सकते हैं। कि ऐसा होता है कई बार कि मैंने देखा कई लेखक हैं जो अपने लिखे को बहुत ही अच्छा मानते हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है जितनी आलोचना होगी उतना अच्छा होगा। और ये आलोचना मुझे कहाँ मिली? संवेदना संस्था एक देहरादून में, तो वहाँ सब लोग लेखक आते हैं, सब बड़े बड़े लेखक, और जो शुरुआत करता है वो भी, तो मैंने संवेदना से सीखा
विषय मेरा स्त्री है। जी, जी, और जो अपने समाज की जो विडंबनाएं हैं, जो विसंगतियां हैं, वो सब चीज़ों पर लिखा। खाली स्त्री विमर्श नहीं लिखा, और चीज़ें भी लिखी। जी, तो वही लोग आलोचना करते थे, संवेदना के लोग बाहर से बहुत तारीफ मिलती थी, प्रशंसा। जब जब मेरी कहानी वागर्त में छपी होगी, हंस में छपी, तो बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों के फ़ोन भी आए और खूब प्रशंसा मिली। लेकिन संवेदना में बहुत बहुत कठोर आलोचना हुई, और उसी से मुझे लगता है कि अपने को मांझा मैंने। जब आलोचना हुई तब मैंने अपने को मांझा। तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो लोग कि मैंने कहीं देखा कि किसी को अगर बोलो कि ये चीज़ ठीक नहीं तो वो बुरा मान जाते। मुझे तो ऐसे लगता है, मुझे बोलो ये चीज़ खराब है, तो कैसे है खराब, वो बोलो तो वो फिर सुधार सकते हैं अपने को। तो इस तरह से मांझना, ये मांझना कहते हैं। लेखक अपने को मांझता ही रहता है, अंत समय तक मांझता रहता है, और वो लेखक के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कभी बुरा नहीं माना। अभी भी कोई कभी कोई ऐसे कोई कहता नहीं है, सब मेरी कहानियों को सब बहुत ही अच्छा बताते हैं, और बहुत ही सशक्त कहानियाँ बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बोले, आलोचना करे कि हाँ ये ठीक नहीं है। पहली कहानी, पहली कविता या पहला लेख जब भी हमारा छपता है तो वो बहुत हमारे लिए खास होता है। पहली कहानी जब आपकी छपी तो किस विषय पर थी और कहाँ? हाँ, मेरी पहली कहानी छपी थी अमर उजाला में ही छपी थी, और अमर उजाला में मैं बैठी हुई हूँ, और वो शैलेश मटियानी के साथ ही छपी थी। शैलेश मटियानी की कहानी उसमें, और सब प्रसिद्ध लेखकों की कहानी थी, और मैं बिल्कुल नहीं थी, एकदम नहीं। पहली कहानी मेरी छपी थी। तो उससे बहुत फोन भी आए और चिट्ठियाँ भी आई। तो आत्ममुग्ध जिसको कहते हैं, उस समय बहुत अच्छा लगा। आत्ममुग्धता जैसे, इससे जैसे आत्ममुग्धता हमें घेर लेती है, तो फिर मैंने अपने आप को झटक दिया। तो ये क्या कहानी है, अगर इतने लोग प्रशंसा करें, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। मुझे तो बहुत ऊंचाई पर जाना है। ऐसे ऐसे मेरे प्रेरणा स्रोत, जो मैं आपको बता दूं एक बात, कि कोई ऐसे नहीं था कि कोई मेरा कोई पर्सनल होगा या कुछ होगा, या किसी ने मुझे बताया होगा। देहरादून का जो लेखक है, जो मैं बता रही हूँ, सब उन्होंने तो मेरी आलोचना ही करी, और वो अच्छा हुआ। आलोचना भी ऐसे कि मतलब मुझे अपने को मांझना पड़ा कि भाई मुझे अच्छा ही लिखना है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि नदी और सूर्या मेरे प्रेरणा स्रोत है। सूर्या और जुगनू, सबसे पहले जुगनू है। जो जुगनू, जैसे मैं अपने गांव में जब मैं छोटी थी तो देखती रहती थी कि अंधेरा होता था, जैसे अभी सावन है या भादो है तो काली रात है, तो एक कोई जुगनू है, जुगनू उठ के चला जा रहा है और वो उस अंधेरे को चीर रहा है। तो बस वही सोचने में छोटे, हालांकि उस समय लिखना लुखना कुछ नहीं था, तब तो मैं कितनी में पढ़ती थी, शायद 8वीं 9वीं में। लेकिन मन में एक भाव मन में था कि ये कैसे चीरता है, और इतना छोटा सा जुगनू, और इतना इसकी रोशनी कितनी दूर तक फैल रही है। हालांकि वो हल्की है, लेकिन कुछ क्षमता तो है उसमें, कुछ उम्मीद तो मतलब कोशिश तो कर रहा है अंधेरा हरने की। बस यही कहीं बीज ऐसे बैठ गया होगा, ये एक बीज ऐसे, ये अंधेरा काटने का, और एक बीज ऐसे कि ये जो हमारे गांव की स्त्रियां हैं, ये कितना काम करती हैं, सुबह से रात तक लेके करती रहती है, काम ही करती रहती है, और इनको कोई किसी के परिवार वालों को कुछ नहीं, ये कैसे करती थी। मेरी माँ भी खुद लगी रहती थी, सुबह से रात तक काम ही करती रहती थी। तो एक बीज वो बैठा कि स्त्रियों को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। और एक पहाड़ में ये भी है, शराब पीते आदमी, वो शराब पीते, ताश पत्ती खेलते रहते, वो इतना काम करते नहीं। ज़्यादातर पहाड़ में उस समय था, और स्त्रियां काम करी खेतों में, और फिर भी वो उनको पीट रहे हैं, अपनी पत्नी को पीट रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे अंदर तक चीर देता था कि इस तरह से क्यों है। तो इस तरह स्त्रियों की कहानी जो लिखने का जो है, स्त्री विमर्श पर, तो वहीं से उसका बीज पड़ गया होगा। स्त्री विमर्श की आपने बात की, तो स्त्री की जो पीड़ाएं हैं, जो संघर्ष हैं, उन पर आपने जब लिखा है, तो आप अब क्या देखती हैं कि कितना बदलाव स्त्री के एक जो उसकी पीड़ा है उसमें आया है? अब देखिए, बदलाव तो बहुत मैंने अनुभव किया जी। अब मैं साहित्यिक भाषा में नहीं, मैं वैसे सामान्य भाषा में बतलाती हूँ जो अपने अनुभव है। जब मैं पहले बाहर जाती थी तो मुझे ऐसे अनुभव होता था कि कई लोग, पुरुष की निगाहें वो देखती रहती, उम्र कम थी, और अगर बाहर जाओ कहीं पर ऐसे सभा गोष्ठियों में, कहीं कवि सम्मेलन में, तो लोग देते थे रात में क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। और लोगों की नजरें, मतलब पुरुष ज़्यादा देखते थे, स्त्रियाँ भी करती थी कहाँ से, लेकिन पुरुष ज़्यादा देखते थे, और उस तरह से उनकी नजरें, आप समझते हो, अच्छी नजरें नहीं थी उनकी कि कहाँ से आ रही है इतनी रात में। कभी कभी 11-12, जब कभी सम्मेलनों में कभी कभी देर हो जाती थी, तो क्यों जा रही है, क्योंकि कोई जाता नहीं था, कोई तो मेरी तरह था नहीं, है ना। तो मुझे तो ऐसे भी, मतलब लोग थोड़ा सा वैसे देखते थे कि ये कोई क्या लिखती रहती है सारे दिन, क्या पागल है क्या, इस तरह से इतने सारे कागज फैला के, और इतनी क्या लिखती है, कुछ मिलता है इससे, पैसे मिलते हैं क्या तुम्हें। कई लोगों ने पूछा पैसे मिलते हैं, मैंने कहा कुछ नहीं मिलता,
तो क्यों लिखते हो, क्यों अपना समय खराब करते हो? पर पता नहीं क्यों है, ये तो मेरे जी। आत्मा की भूख है। अब उनको क्या बताएं, मेरी आत्मा की भूख है ये। अगर जैसे आप लोग, मैं उनको समझाना चाहती, जैसे आप लोग खाना खाते हैं, खाना खा के आपकी भूख मिटती है, तो ऐसे ही आत्मा की भूख है। अगर मैं लिखूंगी नहीं तो मुझे लगेगा बेचैनी बेचैनी। तो उनको क्या समझाएं। पर लोग उसके बाद में उस समय स्त्री भी इस तरह इस नज़र से देखती थी कि मैं कहाँ जाती हूँ। और पुरुष तो थे ही थे, सब जगह जाओ तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते। जैसे उस पर भी मैंने कविताएं लिखी होगी कि जैसे कोई रसगुल्ला है तो रसगुल्ला जैसे मुंह में रख लो, तो ऐसे स्त्री का भी, ताकि जवान स्त्री है, सुंदर स्त्री है, उसको उसको जैसे हम खा लें, बस इस तरह का माहौल था उस सब पहले। और उस अब देखती हूँ मैं तो बिल्कुल बदला, अब तो कुछ नहीं है। आप चाहे लड़कियां जैसे छोटे कपड़े पहन के जा रही हो, उनको कोई नहीं देखता, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हैं, प्रेम कर रही हैं। तो अब कुछ भी नहीं है, किसी के पास समय भी नहीं है। अब तो खैर मोबाइल का ज़माना है तो समय नहीं है। पर धीरे धीरे मैंने देखा कि बहुत लोगों में ना, लोगों की नज़रें बदल गई जब उन्होंने जाना कि मैं अच्छे काम कर रही हूँ। तो हमारे पड़ोस में मतलब थोड़ी दूर पर एक उसकी दुकान है, स्वीट शॉप है। तो उसके जो मालिक हैं, एक दिन वो ना मेरे पैर में गिरने लगे। कह रहे, आपको ना मैं टीवी में देखता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ रेडियो में, तो आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा गर्व है हमें। वो हमारे उधर के ही हैं, अब तो उनकी डेथ हो गई। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ था। मैंने कहा एक शब्द से ये भी हुआ कि कोई तो समझ रहा है। जी, जी। और वो पहचान अनपढ़ भी था। मिली है, हाँ, पहचान मिली है। वो अनपढ़ है बिल्कुल, लेकिन उनको बहुत, और वो हाथ जोड़ने लग गया। ऐसे मेरा भाई, ऐसे मैं दूर के रिश्ते से भाई था, लेकिन वो हाथ जोड़ने लग गया कि आप तो हमारा गर्व है और आपसे तो हमारी इतनी इज्जत है। मैं तो देखता रहता हूँ टीवी पर। तो इस तरह से छोटी मोटी, मतलब ऐसे कई बार लोग ना बहुत दूसरी तरह से देखने लग जाते थे कि जैसे कि बहुत ही कोई अलग अलग से कुछ है जैसे हमारे भीतर। और उससे जो एक छवि, एक प्रकाश सा अपने भीतर ही मैं महसूस करती कि एक प्रकाश सा है मेरा ऑरा, जो आसपास का जो माहौल बदल रहा है। जी। तो ये मैंने ये अपने को भी परिवर्तन महसूस किया अपने में। और बदलाव तो आपने देखा, लेकिन अभी हाँ, आपको क्या बदलाव। लगता है कि महिलाओं के लिए अभी क्या एक सबसे बड़ा प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में देखें तो खासकर? साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं को, तो महिलाएं तो खूब लिख रही हैं साहित्य के क्षेत्र में और खूब आगे भी बढ़ रही हैं। पर पुरुषों से उनको भी चुनौती है, क्योंकि कई लेखक, पुरुष लेखक जो महिलाओं को ऐसे कह देते हैं कि अरे ये तो क्या है, ये तो घरेलू लेखन है, ये तो स्त्रियाँ ये क्या लिखेंगे उस तरह के। लेकिन मैत्री पुष्पा है, ममता कालिया है और चित्रा मुदगुल है, बहुत सारी जो आजकल आज की भी हैं लेखिका हैं। जी। तो उन्होंने बता दिया है कि वो पुरुषों से कम नहीं है, ज़्यादा ही होंगे पर कम नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा लेखन किया। जय श्री राय है, अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम तो प्रेम का है ज़्यादा। जी। कृष्णा सोबती, और अभी भी जो हैं कई है, मनीषा कुलश्रेष्ठ है। और तो कुछ चुनौतियां अभी लगती हैं आपको कि क्या और अभी बाकी है? हाँ, चुनौतियाँ तो हमेशा ही रही होंगी। हर सब्जेक्ट के लिए चुनौतियाँ रहती हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में। स्त्रियों के लिए चुनौती है ही है, और अब उस तरह की चुनौती नहीं जैसे हमारे समय में थी। पहाड़ पर आपने भी काफी लिखा है, उसमें जो सामाजिक आपने परिवर्तन देखा है। पहाड़ पर पलायन सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। तो आप उसको कैसे देखती हैं अभी कि क्या होना जरूरी है? पलायन पर तो मेरी भी कहानी है, कई कहानी है जी। मेरी पलायन पर। पलायन तो अब जैसे हमारे गांव में है, मेरे मायके में है, तो वहाँ भी गांव खाली हो गया है। लेकिन जब से लोग गए हैं, बाहर गए हैं, अब वहाँ इतने लोग रहते भी नहीं है, फिर भी वहाँ सुविधाएं हो गई हैं। पानी तब तो नहीं था हमारे समय में, धारे से लाते थे पानी, और खेती करते थे। अब तो खेती भी कोई नहीं करता, अब सब लोग बाहर चले गए हैं। और जो लोग हैं, जो लोग गांव में हैं वो बहुत कम है। कोई बूढ़े बूढ़े लोग हैं उस तरह के, उनको सुविधाएं बहुत है, लेकिन और चीज़ों का भी खतरा है। पलायन तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब वहाँ रोजी रोजगार नहीं है तो पलायन तो हो गई। जी। अब रोजी रोजगार वहाँ गांव में ही हो जाता तो नहीं जाते लोग। अब जो शहर में रम गए हैं तो वो कहाँ आएंगे गांव में। वो पलायन पर भी मेरी कई कहानी है। जी। हिंदी साहित्य में आप काफी आपकी कविताएं छपी हैं, हिंदी में ही आप लिखती हैं। तो हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो क्या चुनौतियां अभी आपको लगती हैं कि उसको और इस्टेब्लिश होने में, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो क्या और चुनौतियां लगती हैं आपको अभी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है ही, खूब मेरी भी कहानियाँ उसमें आई है। एक कनाडा से, अमेरिका से
पत्रिका आती है, सेतु पत्रिका, उसमें मेरी कहानी छपी है और खूब लिख रहे हैं जो बाहर लेखिकाएं हैं। कई लेखिकाएं, ऋतु शर्मा है एक, ऋतु मनन पांडे वो लिखती है, तो वो और कई हैं, अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो विदेश में भी उन्होंने हिंदी का जो है झंडा फहरा रखा है। तो चुनौती तो थोड़ी बहुत होती है, पर उतनी चुनौती नहीं है जैसे पहले थी। अब स्त्रियों का पक्ष मजबूत है, ऐसा मुझे लगता है, और उस तरह का नहीं है, उस तरह इतनी चुनौती नहीं आ रही है जैसे पहले थी। हमारे समय तक पहले तो लिखना ही एक मतलब अगर आप लिख रहे हैं तो आपको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। कि लिखना एक उन औरतों का शगल है जो खाती पीती मतलब अपने ऐसो आराम से जीती हैं, तो उनका शौक होता है, ऐसे मानते थे कि शौक होता है। लेकिन अब ये लिखना तो एक जीने के लिए, मेरे लिए लिखना जैसे सांस लेना जैसा है। अगर मैं लिखूंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं कुछ दिन तक नहीं लिखा तो मुझे बहुत बेचैनी होती है और मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मुझे लिखना ही है, मतलब लिखना ऐसे जैसे सांस लेने जैसा। अगर जिंदा रहना है तो लिखना है। तो वो चीज़ें हैं जो अंदर कुलबुलाती बेचैनी करती है कि इस चीज़ को लिखो, और इसका लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो अवांछित है, जो हमारे आसपास का अवांछित है, इसको उखाड़ने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है, एक शब्द ही है जिसे मैं इस अवांछित को हटाने का मादा रखती हूँ। आपके 35 सालों की अगर हम साहित्यिक यात्रा की बात करें तो आपके पूरे साहित्यिक सफर को अगर हम एक वाक्य में जानना चाहें तो आप क्या कहेंगे अपने लिए? एक वाक्य में कैसे हो सकता है? ये तो ये तो एक क्या वाक्य है साहित्य आपके लिए? मेरे लिए साहित्य जो है, एक जो मेरे भीतर अंधेरा हरने का, मेरे भीतर का जो अंधेरा है, वो ये शब्द मेरे लिए जुगनू है, या शब्द सूरज की किरण कह लीजिए। तो आत्मा का प्रकाश जी। अगर मैं लिखती हूँ तो आत्मा का प्रकाश मुझे महसूस होता है। तो जो हमारे अंदर ये अंधेरा है, तो जब हम शब्दों के जरिए इसको करते, हमारे भीतर से जो ज्ञान का उजाला है, तो इस शब्दों के जरिए ये बाहर निकलता है। तो अपने को हल्का फुल्का महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि मैं ऊर्जावान हूँ और मेरे भीतर प्रकाश है। अपने भीतर से प्रकाश लाने का एक जरिया है, जो हमारे भीतर जो दबा हुआ है, तल पर जो अंधेरे के नीचे जो दबा हुआ उजाला है, उसको बाहर निकालने का जी जरिया है एक। आपके अभी तक 8 कहानी संग्रह आए हैं, एक कविता संग्रह आया है। तो जो कहानियां हैं आपकी, उसकी एक कहानी है नदी की उंगलियों के निशान। ये आपको काफ़ी चर्चित रही है, इसके लिए आपको सम्मान भी मिला है राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो इस कहानियों में आपने स्त्री विमर्श की बात की है, किन किन चैलेंजेस को दिखाया है? ये अलग अलग तरह से हैं कहानियाँ। जैसे इसको सम्मान 3 सम्मान मिले, इसको 3 या 4 मिले शायद जी। इसको चेन्नई में भी सम्मान मिला, दिल्ली में सम्मान मिला, भोपाल में सम्मान मिला। देखो इधर दिखा दीजिए ऐसे, नदी की उंगलियों के निशान। तो इसमें ये नदी की उंगलियों के निशान जो कहानी है, वो उसकी कहानी है। जो मतलब बच्चियां हैं, 2 बच्चियां हैं, तो उनके पीछे जो आजकल हो रहा है रेप, मतलब जो गांव के लड़के हैं वो उनको लड़कियों के साथ रेप करना चाहते हैं, तो लड़कियां भाग जाती हैं। तो उस तरह की कहानी है कि नदी की उंगली, छोटी छोटी बच्ची होती है, तो उसमें नदी और लड़कियों को उसका सामंजस्य दिखा रखा है। तो ये अभी थोड़े से शब्दों में नहीं बोला जाता, एक इस कहानी का बहुत मतलब है। और इस कहानी ने इतना उद्वेलन पैदा किया कि पुरुष तो बोल नहीं सकते। पुरुष इस कहानी को, मतलब कोई होगा जो बोल सकते हैं, कई लोगों को तो ठीक नहीं है, पुरुष पर एक आक्षेप है जी। और जो महिलाओं का है, महिलाओं के लिए ये कहानी सबने, महिलाओं ने इसको बहुत पसंद किया, पुरुषों ने भी किया। लेकिन पुरुषों के तो वही है ना, मतलब अगर 1-2 पुरुष खराब हैं तो और लोग भी उस जद में आ जाते हैं कि भाई हमारे ऊपर भी कहीं हमें भी कोई शक की नज़र से नहीं देखे। तो ये कहानी बड़ी, मतलब सशक्त कहानी लोगों ने बताया इसको। अन्य किताबों के बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन सी और किताबें आई हैं? ये सबसे पहले तो मेरी ये आई थी जेम्स वाट की केतली जी, ये आई थी, ये सामायिक से आई। सबसे पहली किताब ये है। क्या था इसमें? इसमें भी स्त्री विमर्श की कहानियाँ हैं जी, ज़्यादातर। वैसे भी हैं, दूसरी भी हैं।
फिर ये आई थी खिलता है बुरांस, लौट आया शिशिर। फिर ये आई थी लौट आओ शिशिर, जी। फिर ये आई पिघल रही है बर्फ। पिघल रही है बर्फ। ये हिमालय पर आधारित है। नहीं, हिमालय पर एक दो कहानी होंगी उस तरह की। जी। और हिमालय पर नहीं है, मतलब हिमालय जैसा मन हुआ पत्थर, हिमालय जैसे बर्फ जैसा हुआ तो बर्फ को पिघलाने का है। जी। और ये उपन्यास आया शिवना से, ये सरहद। सरहद। हाँ जोगणी। हाँ, नहीं उससे पहले ये आया नदी की उंगलियों के निशान। जी। लौट आओ शिशिर के बाद नदी की उंगलियों के निशान आया, फिर ये आया सरहद, ये उपन्यास है। जी। फिर अभी ये आई पिछले साल जोगणी। जोगणी। इस पर भी काफी चर्चा और इस पर भी सम्मान मिला है। जी। भोपाल से इस साल इस पर सम्मान मिला है, ये कहाँ पर? भोपाल से। अच्छा, जोगणी। हाँ इसमें भी स्त्री विमर्श की कहानियां हैं। हाँ। जी। तो अभी आपको और क्या लगता है कि क्या लिखना बाकी है? अब जैसे देखिए, अब तो थोड़ा सा बदल गया ना परिदृश्य। अब जैसे ये आंदोलन ही हो रहा है, जी। तो इसमें जैसे लड़कियां हैं, तो लड़कियां कैसे हो गई हैं लड़कियां, उनको कोई डर नहीं। हमारे समय में कैसे लड़की थे, आज 40-45 साल बाद वही लड़कियां कैसे हो गई हैं, उनको कोई डर नहीं है, वो खुले बोल रही है, उनको जो बोलना है बोल रही है। हम तो कितना डरते रहते थे, इतना बोल देंगे तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा, क्या सोचेंगे। हमें तो ऐसे बात बात पर डराया जाता था, और इतना कुंठा हमारे भीतर भरी गई थी कि बस तुम जो सब खराब ही खराब हो, तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। तो हमारे समय में ऐसा था, उस समय भी होगा। कोई माएँ क्या पता अपनी बेटियों को मोटिवेट भी करती होंगी, पर मुझे तो नहीं मिला। मुझे या मेरी किसी को भी मेरे समय की, तो सब तुम खराब हो, बस तुम लड़की होना ही बहुत बड़ा जुर्म है, बस तुम लड़की पैदा ही क्यों हो। और यही चिंगारी मेरे भीतर जो है उस समय जो चिंगारी बनी, तो उसी का ये। लेकिन आज आपका साहित्य में एक नाम है। अब जो लोग हैं आपके भी जानने वाले, जो उस समय पर कहते थे आपको, अब प्रशंसा करते हैं? अब तो प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा क्या करते हैं, कई डरते भी हैं, कई ईर्ष्या करते हैं कि मैं कैसे इतनी ऊंचाई पर चली गई। कोई कैसे करता है, कोई नीचे गिराने की कोशिश करता है। आपको एक बात बताओ, मुझे ऐसे जगह नहीं बुलाया जाता जहाँ पर सब लोगों को बुलाया जाता है। जैसे दूरदर्शन है, उसमें एक साहित्यिक कार्यक्रम आता है, उसमें मुझे नहीं बुलाया जाता, जबकि पहले मैं बहुत बुलाते थे। लेकिन जब से मेरा मतलब ज़्यादा अच्छा हुआ, अच्छी कहानियाँ लिखी गई, और अच्छी बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में मैं लगातार छपती हूँ। हंस में, बागर्त है, कथा देश है, कादम्बनी है, जनसत्ता है, अमर उजाला, ये सब जितनी पत्रिकाएं सब में, तो मुझे मतलब लोगों को ये कैसे लिखती है, कोई मतलब ऐसे गॉड फादर नहीं है, कुछ नहीं, ये लिखती कैसे, मतलब किसका कौन करता है प्रेरित। तो मैंने बताया ना, सूरज और नदी हमारे गांव से नीचे दिखती, मेरे घर से नीचे अलकनंदा दिखती थी, वही मेरी प्रेरणा का स्रोत है। ये कैसे बह रही है, बस वो बचपन से जो बीज पड़ गया होगा। इतने चट्टानों को तोड़ के, उतनी ऊपर से कितने बड़े बड़े पत्थर दिखते थे नदी में, और वो पानी छलांग के वो कैसे जा रही है आगे, तो वही प्रेरणा का स्रोत है। और सूरज, कि सूरज कैसे अंधेरा कैसे हारता है, कितना अंधेरे बादल रहते फिर भी सूरज उनसे लड़ता हुआ इतना प्रकाश फैलाता है। तो अपने भीतर भी सूरज है ना, एक अपनी आत्मा का सूरज। तो आने वाले जो अब युवा पीढ़ी है, जो अब लिख रही है, लेखन के क्षेत्र में आना चाह रही है, उनके लिए कोई संदेश की क्या करें कि वो अच्छा लिख पाए, जिससे कि समाज को एक प्रेरणा भी मिले? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से आज लोग करते हैं कि फेसबुक में है तो कैसे कबाड़ भी कैसा भी लिख दो, पर आपको लोग जानेंगे कि इसने लिखा, इसका नाम। लेकिन वो कुछ नहीं है। लेखन के लिए अपने को मांझना पड़ता है, खूब पढ़ना पड़ता है, अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ना है, और समाज से लेना है, और सीखने का है। अब जैसे जब से फेसबुक है, तब से तो लेखन का कोई वो नहीं है उस पहले की तरह। जैसे पहले रहते थे, अब विद्यासागर नौटियाल जी मेरे पास में ही रहते थे, पर मैं उनको जानती नहीं थी, उनका पढ़ती थी। वाह, इतने कितने बड़े देवदूत हैं, तो बिल्कुल मुझे ऐसे लगते थे, कितना अच्छा कैसे लिखता है, कोई लिख सकेगा ऐसा। ये मनोहर श्याम जोशी हैं, वो मंगलेश डबराल हैं, बीरेन डंगवाल हैं, जो भी हमारे इधर के उत्तराखंड के लेखक हैं, कि मैं कभी लिख सकूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अब जो लेखन है, अब तो लोग ऐसे जो लिख लेते हैं और बस फेसबुक पे छप गया, आप जान पहचान है आपकी, आप मेरी दोस्त हैं, तो थोड़ा तारीफ कर दी, बस वो हो गया। लेकिन वो कुछ नहीं है। वो जो अच्छा लेखन है रुकेगा तो वही, आगे तो वही जाएगा।
तो चाहे कौन भले सी उसमें देर कुछ लगेगी। बुक्स वगैरह आप कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहें कि लोग जरूर पढ़ें जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले? नहीं, बुक्स तो बहुत हैं। आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है? जैसे महिलाओं की है तो महिलाओं की तो कई महिलाओं की हैं, महिला लेखिकाओं, जैसे चित्रा मुदगल की है, ममता कालिया की भी हैं, और कृष्णा सोपती, जी। अमृता प्रीतम को भी मैंने बहुत पढ़ा है। और तो लिखा नहीं कभी प्रेम पर? मैंने प्रेम पर एक 3-4 कहानी होंगी मेरी बस, प्रेम पर नहीं है ज़्यादा, क्योंकि प्रेम है ही नहीं, तो प्रेम पर लिखना भी एक वैसा वायवीय हो जाता है ना, वो उस तरह का जी। जो खाली कल्पना में। अगर प्रेम होता तो अब तो प्रेम कुछ दिख नहीं रहा कहीं, तो खाली प्रेम पर तो वैसे होता है, वो तो अपने मन बहला उसकी बात है कि ये लिखा है थोड़ी देर के लिए। लेकिन असल चीज़ जो है, जैसे बेरोजगारी है, आर्थिक गरीबी है, और जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, लेखन तो वो है ना असल में, जो हमारा जमीनी लेखन तो वही होता है। तो मेरा वैसे जमीनी लेखन है, उस तरह का है, खाली प्रेम पर कल्पना करके और ये सुगत थोड़ी देर के लिए एहसास, वो नहीं है, ज़्यादा नहीं है, वो मेरी कमी है। वो उस तरह की कहानी नहीं है तो मेरे अभी पास कौन में। सी और नई किताब आप अभी लिख रही हैं, कोई हमारे बीच अब आने वाली? अभी आएगी मेरी इस जहर की तासीर, वो अभी उसमें छपी थी वो कहानी, उस पर भी कई लोगों ने वो चर्चा की वनमाली कथा में, तो कई लोगों ने लिखा उस पर। इस जहर की वो तासीर इस जहर की तासीर किस विषय पर? ये जो परिवार का है, आपस में परिवार में जो जेलसी होती है, किस तरह किसको गिराना है, उसको उठने नहीं देना। सबसे ज़्यादा तो यही हमारे समाज में सबसे ज़्यादा ना चीज़ आपने देखा ही होगा, सामाजिक हाँ, विसंगतियों सामाजिक विसंगतियों पर, कि उसको अगर वो अच्छी पोस्ट पर है तो उसको गिराना है या कुछ है। वो कहानी इस तरह के मंदिर की है। मंदिर में जैसे एक सज्जन होते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं, जी। तो उनको गिराने के लिए कि मंदिर में कई चीज़ें आती हैं, धन भी आता है, तो सब चीज़ें आती हैं, तो किस तरह से उनको गिराया जाए, क्योंकि उनका नाम हो रहा था और वो सब अच्छा कर रहे थे, तो उनको किस तरह से उनके बारे में फैला के अपने परिवार वालों ने, तो उस तरह की कहानी है वो, ये बहुत पसंद की लोगों ने अभी। तो अभी मेरी कहानियों कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, जी। पंजाबी में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, और उसमें पंजाबी, इसमें मराठी में भी हो रहा है, गुजराती में भी हो रहा है, और कन्नड़ में, और उर्दू में भी हुआ। जी। मतलब कुछ भाषा में हुआ, बहुत सारी भाषाओं में, कुछ भाषाओं में हुआ, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, मराठी। जी। मराठी में हो रहा है। तो अनुवाद आपको क्या लगता है, लिखना ज्यादा आसान है कि अनुवाद ज्यादा आसान है? आसान कुछ नहीं है, लिखना है। अनुवाद में तो मज़ा नहीं आता जो अपने लेखन में आता है। अनुवाद तो वो तो बहुत बोरियत काम है। अनुवाद तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। उसमें जो है दूसरे का, तो वो लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं अनुवाद के लिए बोलेगा कोई तो मैं अनुवाद नहीं कर सकती। उसमें वो चीज़ नहीं आती जो अपने भीतर से है। वो एक शब्दों के साथ एक प्रकाश जैसा देखना होता है, प्रकाश जैसा महसूस करना होता है कि कहाँ से क्या चीज़ें आती हैं, ये हमें पहले बिल्कुल नहीं पता होता। लिखते समय जैसे कहानी की शुरुआत होती है तो ये बिल्कुल पता नहीं होता ये कहानी कहाँ जा रही है जी। ये इसका अंत क्या होगा, कुछ नहीं, वो अपने आप ही आता है, अंदर से आत्म तल से आता है। तो वो ज़्यादा बेहतर, वो अच्छा लगता है, उसको लिखने के बाद बहुत सुकून मिलता है। जैसे पहले मन बहुत बेचैन रहता है, बाद में ऐसा लगता है हल्का, बिल्कुल फूल खिल गए होंगे जैसे, बहुत ही अच्छा। तो मेरे लिए लिखना हल्का होना है और जीना है, सुकून से जीना है मेरे लिखना। अगर मैं एक कहानी लिख लूँ तो मैं कई दिन मुझे सुकून से जीना हो जाता है, और लिखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब हम कहानियां लिखते हैं, कविताएं, उपन्यास या कुछ भी हम लिखते हैं, तो वो सार्थक तभी हमें लगता है जब उसका कुछ इफेक्ट हमें नजर आए। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट आया कि आपकी कोई कहानी, कविता या कुछ पढ़ के किसी ने कोई रिस्पॉन्स किया हो, या किसी की जिंदगी में आपको लगा हो कि कोई बदलाव आया? देखिए अलका जी, ऐसे तो कई बार हुआ, लेकिन जो एक घटना है वो मैं कभी नहीं भूलती। अभी भी मेरे दिमाग में वो छाई रहती है। एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है, अभी मुझे याद नहीं कि कब किया, पर मेरा शुरुआती लेखन था। तो एक पत्रिका में कहानी छपी थी मेरी, नहीं पत्रिका नहीं, अखबार था, कोई अखबार था, तो उसमें अच्छा अखबार था, राष्ट्रीय। तो उसमें कहानी छपी थी। तो एक लड़के की चिट्ठी आई कि मैं MSc फर्स्ट डिवीज़न हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिल रही, बेरोज़गार हूँ, और मेरे पिताजी प्रिंसिपल हैं और वो मुझे टोकते रहते हैं, उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है
कि तुम बेरोज़गार हो, इतना पढ़ लिख के बेरोज़गार हो, क्यों नहीं तुम्हारी नौकरी लग रही। तो मैं तंग आके मैंने कहा इस जीवन को ही समाप्त कर दूँ। तो मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था, नदी में छलांग लगाने के लिए। तो जैसे मैं घर से निकला बाहर, तो बाहर बरामदे में वो अखबार पड़ा था, और मैंने जब उठाया और उसका पेज पलटा तो आपकी कहानी दिखी। तो मैंने एक वाक्य पढ़ा, फिर धीरे-धीरे आगे पढ़ने की मेरी उत्सुकता जगी। और जब मैं पढ़ता गया तो मेरा एकदम से मेरा विचार बदल गया, सुसाइड का विचार बदल गया कि इतनी अच्छी ज़िंदगी है। आपकी कहानी ने मुझे परिवर्तन कर दिया और मुझे नया जीवन दिया, मुझे मरने से बचा लिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और उसने, लड़के ने बैरंग लिफाफा भेजा था कि मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं है टिकट के लिए जी, तो आप मुझे उत्तर देना। और बस ऐसे मैं भी नहीं दे पाई, अपनी व्यस्तताओं में भी नहीं दे पाई, पर वो लड़का जो है वो घटना मेरे दिमाग पर कभी, मतलब हमेशा छाई रहती है, कभी नहीं भूलूंगी मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी हमारे साथ कुसुम भट्ट जी। ऐसे ही और शख्सियतों के साथ आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।